हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड और बॉन्डिंग इन मेटल्स। तो मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी दूसरे तरह के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उसी तरह मेटेलिक बॉन्ड भी होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with the help of which metal atoms are packed into the metal lattice is called metallic bonding। कि जो हमारी मेटल की लैटिस होती है उसके अंदर बहुत सारे मेटल के एटम्स होंगे और वो मेटल के एटम्स एक दूसरे के साथ जिस भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच्ड होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, तो मेटल एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है मेटल लैटिस में उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब इस मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, मेटल के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। अब उन सभी थ्योरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फिर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो इस थ्योरी के जो हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके दो नाम है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये मेटेलिक बॉन्डिंग के कुछ मॉडल हैं। तो अब सबसे पहले इस मॉडल को जब हम डिस्कस करेंगे तो इस मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं बता देता हूँ। 4 इंपॉर्टेंट फीचर है इस मॉडल के जो आपको पता होना चाहिए। इन मॉडल की हेल्प से मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहला क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फिर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा मेटल एटम होता है वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है। कि जो हमारा मेटल का एटम होता है वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है। एक पार्ट तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल और दूसरे वाला पार्ट क्या होता है जो रिमेनिंग पार्ट बच गया। अब कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस टाइप से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो सबसे बाहर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का जो एटम होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली सेल में है और दूसरा क्या है, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं कर्नेल। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया मेटल एटम के अंदर, एक होता है कर्नेल। अब कर्नेल क्या है? जितनी भी अंदर की सेल बच गई, ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है, इसके अलावा जितनी भी अंदर की सेल है, जैसे इसमें एक ये हो गई, एक ये हो गई, जितनी भी अंदर की सेल जिनको इनर सेल बोलते हैं और ये न्यूक्लियस। तो इनर सेल, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस, ये वाला जो पार्ट बचा उसको बोलेंगे हम कर्नेल। तो मेटल एटम 2 पार्ट से मिलकर बना, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और कर्नेल से। कर्नेल के अंदर क्या होते हैं? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस। कि ये जो अंदर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है ये कर्नेल फॉर्म करेंगी। तो 2 पार्ट होते हैं मेटल एटम में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अभी हम क्या देखते हैं कि इन मेटेलिक लैटिस की जो मेटल की जो लैटिस होती है उसके अंदर कर्नेल्स ऑक्यूपाइज फिक्स पोजीशंस विच आर कॉल्ड लैटिस साइट। कि मेटल की जो लैटिस होती है उसके अंदर जो कर्नेल्स होती है वो एक फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। कि मेटल की लैटिस के अंदर कर्नेल्स फिक्स पोजीशंस ऑक्यूपाई करती है और उन फिक्स पोजीशंस को हम बोलते हैं लैटिस साइट्स। एंड स्पेस बिटवीन द कर्नेल्स इज ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कर्नेल्स के 2 कर्नेल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे डायग्राम से कि मेटल जो लैटिस होती है उसके अंदर किस टाइप से अरेंजमेंट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और कर्नेल्स का। तो इस टाइप से ये हमारी जो पॉजिटिव चार्ज हो रही है ऐसे दिखाया हुआ है, ये हमारी कर्नेल है, ठीक है, और ये हमारे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप देख रहे हो ये कर्नेल है, ये भी कर्नेल है, ये कर्नेल्स है। ये पॉजिटिव चार्ज वाली कर्नेल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो हमने ये सर्कल दिखाए हैं ये हमारी कर्नेल्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ई के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 कर्नेल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये 2 कर्नेल्स है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कर्नेल्स के बीच में आप क्या देख पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फिर
फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मेटल एटम की मेटल्स की जो लैटिस होती है वो इस तरह से उसमें अरेंजमेंट होता है कर्नेल्स का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि कर्नेल्स के मेटल की लैटिस के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हमने यहाँ पे दिखाए हैं ये लोकलाइज नहीं होते हैं। लोकलाइज होने का क्या मतलब है, ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो चीज मूव कर सकते हैं उसको बोलते हैं मोबाइल। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल की लैटिस के अंदर, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूअस मोशन के अंदर होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, इस टाइप से ये यहाँ पे चला गया, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहती है। इसी वजह से इस मॉडल को इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फिर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसी रीजन की वजह से कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है या जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, इसका एक नाम और दिया गया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इस मॉडल को एक नाम और दिया गया है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो गैस मॉलिक्यूल की तरह कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, इसीलिए इस मॉडल का हमारा एक और नाम दिया गया है जिसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अब कर्नेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कि ये जो कर्नेल्स है इन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल लैटिस के अंदर क्या होगा, कर्नेल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मेटल के एटम एक दूसरे को से जुड़े हुए रहते हैं। एक दूसरे से मेटल लैटिस के अंदर मेटल के एटम जुड़े हुए रहते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है उसी को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड आई होप कि क्लियर हो गया है आपको कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, उनको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, कि जो हमारा एक मेटेलिक बॉन्ड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जिसको हमने पहले अर्लियर क्लासेज में डिस्कस किया है लास्ट सेमेस्टर में, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब मेटेलिक बॉन्ड और कोवलेंट मेटेलिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में अगर हम डिफरेंस को पता करने की कोशिश करें तो क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके अंदर, क्योंकि हमने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के वजह से, और ऑर्बिटल्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उनकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होती है। इसी वजह से जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन मेटेलिक बॉन्डिंग में इस तरह से कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इसीलिए ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब हम देखते हैं जैसे ए और बी, ये दो एटम है, इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये दो इलेक्ट्रॉन है इसके, तो हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड में हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिलोकलाइज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। डिलोकलाइज का मतलब जो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहते हो। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में, और कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, मतलब एक जगह पे फिक्स होते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अभी आप देखोगे कि मेटेलिक बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसीलिए जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है मेटेलिक बॉन्ड से।
इसके बाद अभी हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फिर इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बोलते हैं, इस मॉडल की हेल्प से हम मेटल्स की जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है कि मेटल्स की कंडक्टिविटी, मालिएबिलिटी, डक्टाइलिटी, ये सभी प्रॉपर्टीज को हम इस मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बेसिस पे, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, अब उसको इस मॉडल की हेल्प से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें पता है कि मेटल के अंदर एक्चुअल में बॉन्डिंग इस तरह से होती है। मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये डिलोकलाइज होते हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो अब अगर हम इस मेटल के ऊपर, ये हमारी एक मेटल है, इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, इधर ये पॉजिटिव इधर ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। इधर पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव प्लेट, इधर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से ही हमारी कंडक्टिविटी अराइज होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस लिए होती है वो मैंने बताया है, क्योंकि इसके अंदर मेटल्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर और मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं किसी भी मेटल का, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो हमें पता है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो कर्नेल्स हैं ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। अब इस सिचुएशन को यहाँ से समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऐसे हो रही है, लेकिन हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये जो कर्नेल्स है ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी ऊपर नीचे, ये कर्नेल भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कर्नेल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये कर्नेल्स वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगी। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो अब जब ये कर्नेल वाइब्रेट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है इधर से इधर जाने का, इस पाथ को ब्लॉक करेगी। ये नीचे आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये नीचे आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो रुक जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मेटल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद अभी हम सेकंड जो हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फिर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बेसिस पे, वो है थर्मल कंडक्टिविटी। ये सेकंड मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमें पता है कि जब भी मेटल्स को हम हीट करते हैं तो मेटल्स हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर कर सकती है, मतलब मेटल्स हीट को ट्रांसफर करवा सकती है, मेटल के अंदर हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि मेटल्स है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। अब इसका रीजन क्या है कि मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी हाई क्यों होती है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और जब हम मेटल को हीट करते हैं, मेटल के एक एंड को हीट जब हम करेंगे तो वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एक एंड के ऊपर, जैसे मैं इसको एग्जांपल से ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे ये एक मेटल की रोड है, हमें पता है इसमें कर्नेल्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, कर्नेल होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर कर्नेल, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर कर्नेल, इस टाइप से। तो मेटल को जब हम यहाँ से हीट करेंगे इस एंड को, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस हीट को लेके यहाँ से जब हीट करेंगे तो हीट एनर्जी यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी।
अब हीट एनर्जी मिलने से ही ये इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, ये मूव कर सकता है। अब ये यहाँ हॉटर पार्ट, अब ये पार्ट गर्म होने लग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से कूल वाले पार्ट की तरफ मूव करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और आगे जाएगा, अपनी एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर और आगे जाएगा। तो कहने का मतलब मेटल को जब हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो पूरी मेटल इधर से गर्म हो जा रही है। तो यही होता है थर्मल कंडक्टिविटी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर, कि मेटल के अंदर अपनी एक चमक होती है, मेटेलिक लस्टर होती है। अब उसका रीजन क्या है कि जब भी लाइट मेटल के ऊपर पड़ती है, जब मेटल के ऊपर लाइट डालते हैं तो क्या होगा, मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे लाइट में से और वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जो भी लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी अब वो उस लाइट को एमिट करेंगे। कहने का मतलब जब हम मेटल के ऊपर लाइट डालते हैं तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। फिर जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जितनी भी उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी थी अब वो उस लाइट को एमिट कर देंगे और हमें कैसे लगेगा कि मेटल के अंदर से लाइट निकल रही है या मेटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसकी वजह से मेटल के अंदर अपनी एक लस्टर होती है, एक चमक होती है। उसके बाद है मालिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। ये लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा है। मालिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल को अगर हम हैमर से बीट करते हैं तो मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को तो बोलते हैं मालिएबिलिटी। डक्टाइलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम मेटल को खींचते हैं, मेटल को स्ट्रेच करते हैं तो मेटल्स को वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल की वायर्स हम बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइलिटी। तो ये दो प्रॉपर्टी मेटल के अंदर होती है। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फिर फिली इलेक्ट्रॉन मॉडल के बेसिस पे इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। कि जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं हमें पता है नॉन डायरेक्शनल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो भी मेटेलिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड के अंदर तब आती है जब वो बॉन्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हो। ऐसे बॉन्ड सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसके बाद जब हम देखते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्ड है वो हमारे उनके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब हम मेटल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मेटल के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, पोजीशन ऑफ द कर्नेल्स इज एल्टर्ड, कि जो कर्नेल्स होती है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब कर्नेल्स की पोजीशन चेंज होगी तो क्रिस्टल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब मेटल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो भी कर्नेल्स होती है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन क्रिस्टल की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो वैसे ही रहती है। उसकी क्रिस्टल के ऊपर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिस्टल हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसी की वजह से जो हमारी मेटल्स होती है वो शीट में या वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको एग्जांपल से मैं बताऊं तो हमें पता है कि मेटल के अंदर क्या होते हैं, इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज, ये कर्नेल इलेक्ट्रॉन, कर्नेल इलेक्ट्रॉन, फिर कर्नेल, फिर इलेक्ट्रॉन और ये फिर कर्नेल। इसके आगे भी एक लेयर होगी, कर्नेल, इधर इलेक्ट्रॉन, ये कर्नेल, इधर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये कर्नेल, फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर कर्नेल, इलेक्ट्रॉन, फिर कर्नेल। तो क्या होगा, जब हम मेटल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जब मेटल के ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे हम यहां से, तो ये पूरी की पूरी ये वाली जो कर्नेल है ये इस कर्नेल के ऊपर से ऐसे स्लाइड हो जाएगी। लेकिन ये जो पैटर्न है कर्नेल और इलेक्ट्रॉन का ये फिक्स रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कर्नेल से अलग हो गए और इलेक्ट्रॉन से अलग हो गए। तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो कर्नेल और इलेक्ट्रॉन की ये जो अरेंजमेंट है ये एज इट इज पूरे का पूरा ऐसे पास हो जाएगा
और ये ऐसे ही इस लाइन में आ जाएगा, तो ये वायर की तरह ये बन जाएगी। ये जो शीट थी इस पे जब हमने फोर्स लगाया ऐसे मेटल के ऊपर, तो ये पूरे का पूरा उठ के ऐसे आ जाएगा। तो मेटल के अंदर मतलब जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो मेटल के अंदर जो कर्नेल्स होती है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द क्रिस्टल। ये जो पोजीशंस होती है कर्नेल इलेक्ट्रॉन ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये वाला अरेंजमेंट हमेशा फिक्स रहता है। तो इस तरह से हमने ये भी देख ली, ये प्रॉपर्टी भी देख ली। इसके बाद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। कि किसी मेटल को हम स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो मेटल स्ट्रेच हो जाती है और ब्रेक नहीं होती है। जैसे गोल्ड की हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर हम वायर बना सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं हम गोल्ड को। इसी को बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। कि मतलब मेटल को हम अगर उसको प्रेशर से स्ट्रेच करते हैं तो वो मेटल स्ट्रेच हो जाती है, ब्रेक नहीं होती है। इसी को बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। अब ये इतनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल के अंदर क्यों होती है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये कर्नेल इलेक्ट्रॉन इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। तो इस कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसी की वजह से जो मतलब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है। अब हार्डनेस की बात करें तो दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटल के हमें हार्डनेस के बारे में बताना है तो हमें पता है मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब वो मेटेलिक बॉन्ड जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही ज़्यादा हार्ड हमारी मेटल होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मेटेलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ किस फैक्टर के ऊपर या कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो मेटेलिक बॉन्ड जिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्ड हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द कर्नेल। साइज ऑफ द कर्नेल का मतलब कर्नेल का साइज जितना छोटा होगा मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो दो फैक्टर हैं, एक तो है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साइज ऑफ द कर्नेल। ये दो फैक्टर है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा साइज ऑफ द कर्नेल। अब ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्ड, स्मॉलर इज द साइज ऑफ द कर्नेल, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो ये हमने यहाँ पे हार्डनेस के बारे में देख लिया। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद अभी हम लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की हम क्या लिमिटेशन बताते हैं? तो लिमिटेशन क्या है इसकी? इसने बहुत अच्छे से मेटल्स की प्रॉपर्टीज को इस मॉडल ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो इट फेल टू एक्सप्लेन द लार्ज वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मेटल। कि कुछ मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर लार्ज वेरिएशन होता है। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब क्या वेरिएशन है? फॉर एग्जाम्पल हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये एक अकेली ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, आपको पता है। तो मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज -39 डिग्री सेल्सियस। तो मरकरी एक मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस है। साथ में लेकिन अगर हम टंगस्टन को देखें तो टंगस्टन भी एक मेटल है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है एक मेटल का और दूसरी मेटल के मेल्टिंग पॉइंट में। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे हो सकता है जबकि मरकरी भी एक मेटल है और टंगस्टन भी एक मेटल है। मरकरी का जो सिंबल है वो Hg है और टंगस्टन का ये जो सिंबल है ये W है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे हो सकता है दो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट में? इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये वाली थ्योरी। दूसरा क्या है कि कुछ मेटल्स तो हमारी काफ़ी सॉफ्ट होती है, जैसे सोडियम और पोटासियम।
ये मेटल्स इतनी सॉफ्ट है कि दीज मेटल्स कैन बी कट इजिली विद नाइफ। नाइफ का इस्तेमाल करके हम सोडियम और पोटाशियम मेटल्स को कट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो काफ़ी हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल ओस्मियम, ये ओस्मियम मेटल है, इसका सिंबल है ओ स्मॉल एस। तो ये जो ओस्मियम है ये मेटल इतनी ज़्यादा हार्ड है कि हम ग्लास की शीट को भी इस मेटल की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं। वहीं पे जो सोडियम और पोटाशियम है वो भी मेटल है, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट है कि सोडियम और मतलब उसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो दोनों मेटल है, सोडियम पोटाशियम भी मेटल है और हमारा ओस्मियम भी मेटल है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज में इतना ज़्यादा लार्ज वेरिएशन किस वजह से है। ठीक है, लार्ज वेरिएशन जो है प्रॉपर्टीज में मेटल्स की में, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे। इसको ये वाली थ्योरी यहीं पे खत्म होती है।